आज हम लॉ ऑफ मोशन बतलाएंगे। इसमें मोमेंटम इम्पल्सिव फोर्स तो पहले बतलाया जा चुका है। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बतलाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिक्वायल गन है, लेकिन इसमें रिक्वायल गन हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो मेन हम लॉज ऑफ मोशन पर आज चर्चा करेंगे इस चैप्टर पर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट और रेस्ट इन पोजीशन until and unless the unbalanced external force is applied। कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगता है, बाहरी आक्रमण नहीं होता है, किसी प्रकार का असंतुलित बल बाहर से काम नहीं करता है, तब तक वह या विराम में है तो विराम में रहेगा, या अचर चाल से एक नियत वेलोसिटी से अपना वेलोसिटी को बनाए रखता है, यानी अपनी पूर्वावस्था को कायम रखता है। अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर अचर वेलोसिटी में है तो अचर वेलोसिटी में रहेगा, जब तक कि बाहरी बल नहीं लगता है। इसमें हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, या ये इनर्शिया को भी डिफाइन करता है, या फर्स्ट लॉ जो है ऑफ मोशन न्यूटन का, वह इनर्शिया का भी लॉ कह सकते हैं। इनर्शिया मतलब इनिशियल पोजीशन को बरकरार रखना, और यह गुणात्मक परिभाषा बल का देता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया को भी डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट लॉ गुणात्मक परिभाषा फोर्स को भी डिफाइन करता है। अब इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो इनर्शिया का प्रकार है जब मोशन है, या रेस्ट है, या डायरेक्शन है। तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है। दूसरा है मोशन ऑफ इनर्शिया, अचर चाल से कोई वस्तु गतिशील है तो उसी गति को बरकरार रखना चाहती है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, कि जो वस्तु जिस दिशा में गतिशील है अपनी दिशा को नहीं बदलती जब तक कोई उस पर बाहरी बल नहीं लगता है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, सूर्य हर हमेशा पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है, इसलिए दिशा बदलने के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनर्शिया ये 3 प्रकार के हैं। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल कि ए बुक on the table remains on the table unless and until one cannot disturb it। एक टेबल पर पड़ा हुआ किताब हमेशा टेबल पर ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल लग करके उसको विस्थापित न कर दे। टेबल पर किताब रखा हुआ है, वह वहीं पर रहेगा जब तक कि उसको कोई इधर से उधर नहीं कर देता है। ये हम सभी जानते हैं। When suddenly the train or any vehicle stops, person sitting in or on it move or tilt forward due to the part connect in vehicle comes in rest, and but upper part
रिमेन्स इन मोशन। जब कोई व्यक्ति वाहन या ट्रेन में बैठा हुआ होता है, अगर वाहन अचानक रुक जाती है तो वो आगे की ओर झुक जाता है या मुड़ जाता है। कारण है कि जो भाग उसका वाहन के संपर्क में है वो एकाएक विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, और जो पार्ट ऊपर की ओर शरीर का, वह भाग जो ऊपर की ओर है वह गति में रहता है। तो इस प्रकार से उस पर एक टॉर्क लगता है और वह आगे की ओर झुक जाता है। अब चलते हैं हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। वास्तव में हम लोगों ने देखा कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बल का गुणात्मक परिभाषा मिलते हैं। अब हम लोग चले आते हैं बल का गणितीय परिभाषा की ओर। तो यहाँ पर क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the applied force and change takes place in the direction of applied force। जिधर अगर कोई वस्तु मान लिया कि ये है, इस पर इधर की ओर बल लगा तो इस दिशा में यह मूव करने लगता है, और इसके गति में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। V1, V2, V3 इस तरह से परिवर्तन होते रहता है। तो इस तरह से गति में परिवर्तन होने के कारण इसमें M1, V1, M1, V2 मतलब मास सेम है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, तो इसके मोमेंटम में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन समय के साथ होता है। इसीलिए कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समय के साथ ये मोमेंटम में जो चेंज होता है, यही बल के माप के बराबर होता है। यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। यहाँ मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, तो dP बटे dt, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब प्रोपोर्शन के साइन को समाप्त करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं और एक कांस्टेंट और एक इक्वल का साइन देते हैं परंपरा के अनुसार। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग मोमेंटम में देख चुके हैं, तो मोमेंटम क्या होता है, मात्रा और वेग का संयुक्त प्रभाव होता है। गणितीय रूप से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मात्रा और वेग के संयुक्त प्रभाव को, या मात्रा और वेग के गुणनफल को रैखिक संवेग कहते हैं। तो रैखिक संवेग यहाँ पर P बराबर mv हुआ। अब इस P के जगह पर यहाँ पर हम mv बैठा दिया, तो इस प्रकार से क्या हुआ, m कांस्टेंट होने के कारण बाहर चला आया, और यहाँ पर केवल v का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है कि F बराबर K M dV बटे dt, ये प्राप्त होता है। तो यहाँ dV बटे dt क्या है, वो a के बराबर है, मतलब एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, F बराबर K M A। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब प्रैक्टिकली AM F का मान
रखते हैं तो के का मान 1 हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि एफ बराबर के का मान 1 बैठा देते हैं तो एम ए आ जाता है। तो ये एफ बराबर एम ए मतलब मात्रा गुणा त्वरण ये बल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल की माप मिलती है, मतलब बल का परिमाणात्मक परिभाषा मिलती है। बल का गुणात्मक परिभाषा प्रथम नियम से, बल का परिमाणात्मक परिभाषा द्वितीय नियम से मिलता है। क्वालिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स कम्स इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन एंड क्वांटिटेटिव definition of force comes in second law। अब सेकेंड लॉ का कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। F इजिकल टू एम ए ये डिराइव कर चुके हैं। एक क्रिकेट प्लेयर लॉज हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल। एक क्रिकेटर जो है अपना हाथ को नीचे कर लेता है या पीछे कर लेता है, गति की दिशा में थोड़ा सा बढ़ा देता है जब वह अपने गेंद को पकड़ता है। स्थिर रखेगा तो उसे भारी बल का सामना करना पड़ेगा और इस प्रकार से उसके हाथ पर बल अधिक लगेगा, चोट लगने की संभावना रहती है। दूसरा देखते हैं, ह्यूज डैमेज टू मूव ट्रेन टेक्स प्लेस when it suddenly collides against the stationary train। जब एक स्थिर ट्रेन से कोई गतिशील ट्रेन टकराएगी तो हम क्या देखते हैं कि उससे बहुत बड़ी डैमेज होने की संभावना रहती है। दूसरी बात है, इट इज़ ईजियर टू कैच ए टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल बिकॉज स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इज अप्लाइड व्हेन ए टेनिस बॉल इज स्टॉप्ड। टेनिस बॉल की द्रव्यमान कम होने पर F इजिकल टू एम ए के हिसाब से m का मान कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। तो क्रिकेट बॉल का m ज़्यादा है, टेनिस बॉल का m कम है। तो टेनिस बॉल को उसी गति में टेनिस बॉल को पकड़ते हैं, उसी गति में अगर क्रिकेट बॉल को पकड़ते हैं तो क्रिकेट बॉल से हमें ज़्यादा बल का अनुभव होता है टेनिस बॉल। तो वही कहता है इट इज़ ईजियर टू कैच टेनिस बॉल देन ए क्रिकेट बॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद द बफर्स बिकॉज बफर्स इंक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ ए ट्रेन। बफर देखिएगा, दो कंपार्टमेंट के बीच में एक हैमर जैसा एक दूसरे को टच करता है, वो स्प्रिंग से जुड़ा होता है। जब एक दूसरे को कोलाइड करता है तो वो अपना विरामावस्था में लाने के लिए समय ले लेता है और समय लेता है तो कम बल की अनुभूति होती है। तो हम लोगों ने देख लिया द्वितीय नियम का एप्लीकेशन। अब चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ। प्रत्येक आदमी थर्ड लॉ से वाकिफ़ है। ऐसे तो पूरा का पूरा फिजिक्स है प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित जो हम लोगों ने आसपास में देखा है। तो यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ आप सभी जानते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ हम देख रहे हैं इस चित्र में कि दीवार पर एक आदमी बल लगाता है, यहाँ एक्शन दर्शाया गया है, और दीवार जो है आदमी पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है। अगर दीवार को वो कस के धक्का देता तो दीवार से दूर फेंका जाता है,
तो उसी को यहाँ पर लिखे, हेयर वी सी दैट मैन इज पुशिंग wall एज एक्शन while रिएक्शन अप्लाइड बाय द wall ऑन द मैन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि रॉकेट आखिर ऊपर क्यों भागता है जबकि उसका फ्यूल नीचे भागता है। तो जब द गैस प्रोड्यूसेस इन कंबशन चैम्बर ऑफ ए रॉकेट इंजन कम्स आउट ऑफ द rear of the rocket in the downward direction, the reaction of the exhaust gases pushes the engine in upward direction। गैस वास्तव में नीचे तेजी से निकलता है, वो गैस का एक्शन है और न्यूटन के थर्ड लॉ से इस पर रिएक्शन होना स्वाभाविक है प्रकृति में। तो ये इस पर रिएक्शन होने के कारण गैस के विपरीत दिशा निकलने की दिशा में रॉकेट ऊपर की ओर भागता है, ये रिएक्शन के फलस्वरूप। दूसरा नेक्स्ट मतलब तीसरा यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। हेयर वी सी द मैन इज swimming, he pushes the water backward with his hand. The reaction force applied by the water to the mass pushes him forward। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा द लिखा गया, वी सी होना चाहिए, वी सी। हेयर वी सी द मैन इज स्विमिंग, ऐसे पढ़िएगा इसको। तो आदमी तैर रहा है, हाथ को पानी पर पीछे की ओर धक्का मार रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि एक्शन पीछे की ओर है, पानी को नीचे पीछे की ओर धक्का, पानी रिएक्शन देता है और तब आदमी आगे बढ़ने लगता है। तो तैरने का नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ अगर नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर से हम लोग जब तैरते हैं, कोई अनपढ़ आदमी भी अगर पानी में तैरता है तो हाथ को पीछे करता है, वो स्वभावतः आगे की ओर भागता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक आदमी भी जो नहीं पढ़ा हुआ है वो भी जानता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, एक्शन देने से रिएक्शन होगा। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह से A boatman pushes the river bank with bamboo pole to take his boat into the river bank offers a equal but opposite reaction force. This reaction force helps the boat to move into the river। एक बम्बू स्टिक से पहले देखिएगा किनारे पर या धरती पर धक्का देता है, तो बोट जो है वह रिएक्शन प्रतिक्रिया फलस्वरूप से आगे की ओर, ये एक्शन से विपरीत रिएक्शन होता है और एक्शन के विपरीत दिशा में बोट भागने लगती है तेज़ी से, जिस गति से वो धक्का देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बहुत सा जो है थर्ड नियम का एप्लीकेशन ये प्रकृति में प्रतिक्षण होते रहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ, इट इज़ वेरी इजी। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑल्सो इजी, बट थर्ड लॉ इज़ वेरी इजी। थैंक यू so much।